ये है साल 1920 और ये है यूरोप और ये है जर्मनी, एक बहुत ही नॉटी कंट्री। नॉटी क्योंकि अभी अभी जर्मनी ने हारी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसकी वजह से उनकी काफी सारी टेरिटरीज भी उनसे छीन ली जाती है और ट्रीटी ऑफ वर्साई भी उनसे साइन करवाई जाती है। जर्मन लोगों की एक बहुत बड़ी बेइज्जती। जर्मनी का इस वॉर में काफी नुकसान तो हो ही जाता है, प्लस उनके ऊपर काफी सारे वॉर रेपरेशंस भी लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर काफी सारा कर्जा भी आ जाता है। तो अगर आप एक ऐसी कंट्री हो जो अभी वर्ल्ड वॉर हारे हो, जिसे वॉर रेपरेशंस देना हो और जो डेब्ट में भी डूबी हुई हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि आप बहुत ही नॉटी कंट्री हो। जब आपको इतने सारे वॉर रेपरेशंस और कर्जा देना हो, तब एक देश क्या करेगा? हे राजू, वो क्या है? ओह ये तो नोट छापने की मशीन है सर, और ये हमारे पास ही है। मैं बेकार में ही वॉर रेपरेशंस और कर्जा चुकाने की टेंशन ले रहा था। अब हम इससे बहुत सारे नोट छाप कर अपना सारा कर्जा माफ कर सकते हैं। देखा राजू, थोड़ा सा दिमाग चलाने पर बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ बदला भी। जर्मनी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जितने ज्यादा वो नोट छाप रहे थे, उतनी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, जिस वजह से मार्केट में जर्मन मार्क्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस समय एक एक जर्मन सिटीजन के पास इतने जर्मन मार्क्स हो गए कि उन्हें घर में रखने की जगह नहीं थी, और तब जर्मनी में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी के इस मूव से जर्मन मार्क्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक यूएस डॉलर 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया था। बाय द वे, ट्रिलियन में इतने जीरो होते हैं। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 का असर कम और हाइपर इन्फ्लेशन का असर ज्यादा लग रहा था। इतना तो तय था कि जर्मन फाइनेंशियल इकोनॉमी में ज्यादा अच्छे नहीं थे। जर्मन इकोनॉमी देखकर अमेरिकन ये तो समझ गए थे कि जर्मन कितने होशियार हैं, इसलिए उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा जर्मन इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, ये चार्ल्स डॉस, जिसने 1924 में चार्ल्स डॉस प्लान बनाया, जिसके लिए बाद में चार्ल्स डॉस को अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और नोबेल प्राइज भी दिया गया। चार्ल्स डॉस के इस प्लान के तहत अमेरिका जर्मनी को कुछ पैसा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जर्मनी को वापस से इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, जिससे जर्मन्स पैसा कमा के ब्रिटिश को दे पाए और ब्रिटिश वापस से अमेरिकन को दे पाए। चार्ल्स डॉस का ये प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ और अमेरिकन को उनके वॉर रेपरेशंस भी मिलने लगे, ऑल थैंक्स टू चार्ल्स डॉस। अमेरिका का ये टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा था। 1920 से 28 तक अमेरिकन पैसों में नहा रहे थे, जिसे वो लोग खुद भी रोरिंग 20s कहते हैं। रोरिंग 20s में अमेरिका की बहुत तरक्की हुई और यह वही टाइम था जब अमेरिका वो अमेरिका बना जिसे आज हम जानते हैं, वरना इसके पहले तो वो ब्रिटिश से ही लड़ने में बिजी रहते थे। पर वो कहते हैं ना कि जब आप ज्यादा खुश हो तो खुश मत हो। अमेरिका की इस खुशी को नजर लगाने के लिए आ गया था द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से एक साथ कोलैप्स कर जाता है, जिस वजह से अमेरिका में फैक्ट्रीज बंद होने लगी और लोगों की नौकरियां जाने लगी। अमेरिका तब तक एक मेजर पावर बन चुका था और उसके ट्रेड रूट्स यूरोप के साथ टैंगल भी हो चुके थे। इसीलिए जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसने यूरोप को भी अफेक्ट किया और यूरोप में जर्मनी भी आता है, जिस वजह से पूरे यूरोप और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका के साथ गिर गई। जब आपके देश की हालत इतनी खराब हो चुकी हो, तब आपको ऐसे में चाहिए एक इंसान, एक हीरो, जो आपके देश को इस स्थिति से निकाले और आपके देश को अपनी फॉर्मर ग्लोरी में लाए। इस केस में जर्मनी के लिए वो इंसान बनता है ये, इसे तो आप जानते ही होंगे, एडोल्फ हिटलर। जर्मन पॉलिटिक्स में हिटलर के राइज की वजह थी उसकी स्पीकिंग स्किल्स। हिटलर जब भी बोलता तो बड़े पैशन से और पावर से बोलता, जिससे लोग उससे प्रभावित होते। हिटलर की कई स्पीचेस आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। पर इन स्पीचेस में एक्चुअली हिटलर बोल क्या रहा है? हिटलर लोगों में मैसेज कन्वे कर रहा था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे ही नहीं है, बल्कि उनके पॉलिटिशियंस ने उनकी आर्मी को धोखा दे दिया है और उनकी इकोनॉमी की इस वजह के कारण है ज्यूज। तो बेसिकली हिटलर कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 में लॉस इज इक्वल टू पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिकल डाउनफॉल इज इक्वल टू ज्यूज। हिटलर ने जर्मन जनता से वादा किया कि अगर वो पावर में आता है तो 6 महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगा, और इस चीज के लिए हिटलर के पास एक्चुअली में एक प्लान था भी। हिटलर चाहता था कि लोगों को पब्लिक वर्क्स में लगाया जाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे तो उन स्टेडियम्स को बनाने के लिए भी लोगों को ही रिक्रूट किया गया था। प्लस जर्मनी का फेमस ऑटोबान प्रोजेक्ट भी इसी पब्लिक वर्क्स के अंतर्गत आता था।
पर एक्चुअली ऑटोबान्स का ये प्रोजेक्ट हिटलर ने शुरू भी नहीं किया था, पर उसने इस प्रोजेक्ट को प्रोपोगेट जरूर किया था। सो हिज प्रोजेक्ट इनिशियली पब्लिक वर्क्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए थे, पर बाद में इन्हें कंपलसरी कर दिया गया। 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को पब्लिक वर्क्स में काम करना कंपलसरी था, और अगर आप काम करने से मना करोगे तो आपको प्यार से एक सेंटर में ले जाके आपको सिखाया जाएगा, और इतने अच्छे से सिखाया जाएगा कि जब आप सेंटर से बाहर आओगे तो आप काम के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहोगे। तो अगर आप एक डम नहीं हो और आपका IQ लेवल एक केचुए जितना नहीं है, तो अभी आप सोच रहे होगे कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हारा था और अब इतनी जल्दी उनकी इकोनॉमी रिकवर कैसे कर रही थी। इसका पहला रीजन तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 अधिकतर फ्रांस, बेल्जियम और रशिया की जमीन पे लड़ा गया था, और जर्मनी की इंडस्ट्रीज और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट था। दूसरा कारण जिससे जर्मन इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर आ रहा था वो था वॉर रेपरेशंस और फाइन। लेकिन जब हिटलर की सरकार बनी तो उसने फाइन देने से ही मना कर दिया और बाकी सारा पैसा अपनी इकोनॉमी को सुधारने में लगा दिया, जिससे जनता बहुत खुश हुई। एक और रीजन जिसने हिटलर को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया और वो ये था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जैसे कि वो 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते और नेवी का साइज डाउन कर दिया गया, और एयर फोर्स तो वो रख ही नहीं सकते, और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए, जैसे टैंक डिविजन्स नहीं हो सकते और भी बहुत कुछ। लेकिन जब हिटलर पावर में आता है तो उन्होंने इन सारी चीजों को कहा, हेलो हिटलर, अब जब जर्मन सरकार तुम्हारे हाथों में आई गई है तो तुम्हें ट्रीटी ऑफ वर्साई भी याद होगी, जैसे तुम 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते, एयर फोर्स नहीं रख सकते और वगैरह वगैरह। ओह हाँ मुझे सब कुछ याद है। क्या और भी कुछ है जो मुझे करना चाहिए? मेरा मतलब नहीं करना चाहिए। ओह हाँ, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। तुम राइनलैंड में अपनी सेना नहीं उतार सकते, अपने से छोटे और कमजोर देश पे कब्जा नहीं कर सकते। और कुछ? हाँ और भी है, जैसे तुम पैंसर डिवीजन नहीं रख सकते और हमारे साथ। ओह, तो तुम चले गए, मुझे लगा हम दोस्त हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई से उल्टा काम जितना हिटलर कर सकता था उसने वो सब कुछ किया। 1 लाख से ज्यादा सेना रखी, खूब सारे नेवल शिप्स बनाए और एक ह्यूज एयर फोर्स लाकर खड़ी कर दी, जिसे वो लफ्फाफे कहते थे। अब क्योंकि जर्मनी में इतने रीआर्मामेंट हो रहा था तो ऑब्वियसली कई सारी फैक्ट्रीज इन्वॉल्व थी और कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिस वजह से लोगों को बहुत सारा काम मिल रहा था और लोग बेहद खुश भी थे। जिसके बाद जर्मनी में हिटलर ने कॉन्स्क्रिप्शन भी इंट्रोड्यूस किया, और क्योंकि मुझे मालूम है कि आप एक बिगड़े हुए बच्चे हो जिसे पॉसिबली कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब भी नहीं मालूम होगा, तो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, जो हिटलर ने कंपलसरी कर दी थी। 18 से 25 साल के लोगों को मैंडेटरीली मिलिट्री में सर्विस देना ही थी। तो अगर इस सब को सम अप करना हो तो बेसिकली हिटलर ने 3 जगहों पर काम किया। पहला पब्लिक वर्क्स, जहां उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ावा दिया। दूसरा रीआर्मामेंट, जहां पर उसने अपनी मिलिट्री साइज को बढ़ाया। और तीसरा कॉन्स्क्रिप्शन, जहां उसने यंग लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया, जिससे बेसिकली बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट का दर बहुत कम हो गया। पेपर पे तो कई लोगों को खूब सारा एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, पर सच्चाई ये थी कि वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं थे, पर आप इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, वरना जर्मन पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल देगी और वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि देश में पोलाइटली कैसे रहते हैं।